बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रेम जी ने अभी बताया कि जो बैंकिंग का जो कोर काम है वो लैंडिंग का काम है। और जैसा उन्होंने बताया कि अगर वो एमएसएमई को लैंडिंग करता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो इकोनॉमी इनकम जनरेशन होता है, इनकम जनरेशन होता है तो आपकी जेब में पैसे आते हैं, आपके जेब में पैसे आते हैं तो आप डिमांड रेज करते हैं, और जब आप डिमांड रेज करते हैं तो फिर सप्लाई हाई होता है, और फिर डिमांड और सप्लाई का एक साइकिल चल पड़ता है और फिर इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। ध्रुव जी, आप तो इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभी जो लैंडिंग के बारे में इन्होंने बताया, क्या बैंक की जो टेक्निकल टीम होती है जो एसेस करती है लोन देने के लिए, और कई सारे बैंकर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोडक्ट को नहीं। पर्सन को मतलब पर्सन की अपनी काबिलियत क्या है, प्रोडक्ट हो सकता है कि एक लगाया फेल हो सकता है, प्रोडक्ट की अपनी कुछ परेशानियां हो सकती हैं कि वो मार्केट में डिमांड ना जनरेट कर सकें, लेकिन अगर पर्सन में काबिलियत है तो नया प्रोडक्ट खड़ा कर लेगा या उसके निटिग्रिटी को समझ लेगा। ये जो टेक्निकल चीजों को समझने की जो क्षमता है ये बैंकर्स में है ही नहीं, ये उन्होंने कहा, जो उस सेक्शन को डिलीट करता है। देखिए, जो एक सेट पैटर्न से बैंक चलता है, बैंक में जो टंडन कमेटी और चोरे कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वर्किंग कैपिटल उसी हिसाब से फाइनेंस होती है, और जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जिस इंडस्ट्री में जैसे ओएनजीसी को कोई इक्विपमेंट बना के देती है या स्पेसिफिक, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें एक एक में 8-8, 10-10 महीने टूर बनाने में लग जाते हैं। लेकिन बैंकिंग नॉर्म्स क्या है, बैंकिंग नॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा आपकी इन्वेंट्री 3 महीने की मान सकता है। तो उस केस में क्या होता है, लेकिन बैंकिंग तो करनी है उनको, तो दे आर मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स, दे आर डूइंग द ऑफ दैट। तो हिंदुस्तान में क्या है कि नॉर्म्स जो है वो इतने सख्त हैं कि उसमें बैंक को भी और बैंकिंग जो ऑफिसर्स को डिस्क्रिशन केवल दिखाने के लिए, बेसिकली एक सेट पैटर्न पे है। और दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट है वर्किंग कैपिटल, उसके फिक्स फार्मूले हैं कि इतना डेट इक्विटी होना चाहिए, इतना करंट एसेट्स। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री है, डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, सब में वो सेम नहीं हो सकते। लेकिन उनके नॉर्म्स के हिसाब से सब में पैरिटी कर दिया, सब में मतलब इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते हैं। यदि आपका और समझिए, जो कि हमने ये, मैं क्योंकि एमएसएमई की कन्फेडरेशन का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने गडकरी जी के जब एमएसएमई मिनिस्टर थे उनके सामने ये बात रखी कि 3 महीने में तो आप एनपीए डिक्लेयर कर देते हो। और कोरोना के टाइम पे हमने ये बात रखी कि आपका जितना ड्यू है एमएसएमई को, जितना एनपीए आप दिखा रहे हैं, उससे 3 गुना पैसा एमएसएमई का गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास फंसा हुआ है। वो 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं देते। आपने बीएचईएल को सप्लाई किया, आपने एनटीपीसी को सप्लाई किया, आपने ओएनजीसी को सप्लाई किया, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई किया, आपने रोड बनाए, कंस्ट्रक्शन, वहां पे बहुत सारी जगह पेमेंट 3-3 महीने तक होती नहीं है। हमारी एक इंस्टॉलमेंट करते ही हम डिफॉल्टर हो जाते हैं, एक मंथली इंस्टॉलमेंट करते ही हम एसएमए बंद में डिफॉल्टर हो जाते हैं, 3 महीने तो हम तो एनपीए हो जाते हैं। और गवर्नमेंट 1-1 साल तक बहुत सारे पेमेंट नहीं देती है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है बैंकों के साथ और पीएसयू के साथ जो डीलिंग करते हैं, उसमें एमएसएमई को बैंक मांगती है टाइम पर, और कोई भी पर्सन, ना बड़ी कंपनियां, चाहे वो टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे वो एस्कॉर्ट्स हो, कोई भी बड़ी कंपनी उन सप्लायर को जो उनके हैं उनको ना टाइम पे देती, ना गवर्नमेंट देती, जिसकी वजह से वो डिफॉल्टर हो जाते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा करने पे इस साल निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज को एक उल्टे तरीके से ये किया कि जो एमएसएमई को पेमेंट नहीं करेगा उसको उस पेमेंट की 43B के अंदर कैश बेसिस पे ही डिस्पो मिलेगी। यदि आपने एमएसएमई से कुछ माल खरीदा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो जो स्टेटरी ड्यूज के लिए वो थी वो एमएसएमई के लिए किया है। लेकिन अब उसके अंदर भी परेशानी हो रही है।
नहीं, परेशानी क्या है कि उसके अंदर इनकम टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, तो पीएसयू वाले कहेंगे फिर भी नहीं देंगे, लेकिन उन पे पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया है। इससे कुछ मतलब उससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है। ठीक है।